जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ, जो कि प्रैक्टिस सेट वाले सीरीज का ही अगला भाग है। ये इससे मैंने जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र को ध्यान में रख करके करा रही हूँ। मेरे उन मित्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा जो नई नई तैयारियों में लगे हैं, जिनकी झारखंड जीके उतनी अच्छी है नहीं। और मेरे उन मित्रों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा जो रिवीजन करना चाहते हैं, जिनकी झारखंड जीके अच्छी है लेकिन वो सिर्फ रिवीजन के लिए क्लासेस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेकिन क्लास स्टार्ट करने के पहले एक इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी है। ये इन्फॉर्मेशन टेस्ट से संबंधित है। आज रात में नहीं तो कल सुबह में मैं आप लोगों को एक पूरा डिटेल देने वाली हूँ कि आप जो टेस्ट आप कैसे लगा सकते हैं, जो एग्जाम के पैटर्न पे होंगे। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के ही पूरे एग्जाम के तरीके से टेस्ट मैं लेने वाली हूँ। इवनिंग में मैं इसका नोटिफिकेशन आपको दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि लिप्साबुरु नामक जो स्थान है वो झारखंड में कहाँ पर स्थित है, वो किस लिए जाना जाता है या फिर क्यों वो प्रसिद्ध है लिप्साबुरु। तो झारखंड में आप सभी को पता है कि खनिज संसाधन बहुत अधिक उपलब्ध हैं, अलग अलग प्रकार के यहाँ खनिज। तो यहाँ काइनाइट भी पाया जाता है। तो लिप्साबुरु जो है झारखंड का वो काइनाइट के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, काइनाइट खनिज के लिए। अगला जो प्रश्न है वो है इसी खनिज से ही है कि झरिया में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो झरिया जो है वो कोयले के लिए, कोयले के भंडार के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ कोयले की खान में जो है वो आग भी लगी हुई है और इसलिए भी लोग इसलिए भी जाना जाता है झरिया, और कोयले के खान के लिए, कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है झरिया। अगला जो प्रश्न है वो है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र को कोयले की प्राप्ति होती है, तो ये प्राप्ति होती है बोकारो से। अगला जो प्रश्न है वो है झारखंड राज्य का जादूगोड़ा नामक स्थान किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो जो जादूगोड़ा जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में है, तो ये प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। यहाँ पर यूरेनियम का उत्पादन होता है, लेकिन इस यूरेनियम के उत्पादन से इसका जो अयस्क निकाला जाता है, उसकी सफाई की जाती है। तो उसका कचरा जो होता है उसको डंप कर दिया जाता है, और उस कचड़े के डंप करने से रेडिएशन का खतरा बहुत ज़्यादा वहाँ के आसपास के गाँव में फैल जाता है। और इसकी इतनी बड़ी समस्या है यहाँ पर जादूगोड़ा में कि यहाँ पर लोग अपाहिज, अपंग होने लगते हैं इस रेडिएशन के संपर्क में आने से। अनेक प्रकार के बीमारियों से वो ग्रसित भी हो जाते हैं। तो जादूगोड़ा जो है वो यूरेनियम के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और विश्व प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। अगला जो प्रश्न है वो है कि झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई है। तो झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है इसकी स्थापना हुई है 1907 ईस्वी में, 1907 में। 1907 में साक्षी नामक स्थान पर जमशेदपुर में, पूर्वी सिंहभूम में, वहाँ पर इस कंपनी की स्थापना की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में, याद रखेंगे आप इसको। लेकिन उत्पादन इसमें आने वाले समय में वर्ष में शुरू हुआ, मैं आपको बताऊंगी। अगला जो प्रश्न है वो है कि टाटा स्टील की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो टाटा स्टील है उसकी स्थापना जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा के द्वारा, जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा के द्वारा की गई थी इस टाटा स्टील की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है कि किस वर्ष टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया। यहाँ 2005 दिया हुआ है। आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि किस वर्ष टिस्को का नाम बदल के टाटा स्टील कर दिया गया है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है कि टाटा स्टील से किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो देखिए, स्थापना तो जो टाटा स्टील की जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा ने 1907 ईस्वी में कर दी थी, लेकिन यहाँ पर उत्पादन प्रारंभ हुआ था, ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 1911 ईस्वी में, 1911 में, 1911 ईस्वी में इस यहाँ से उत्पादन होना शुरू हो गया। अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जो बोकारो स्टील संयंत्र है वो उसकी स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में, रूस की सहायता से हुई थी। अगला जो प्रश्न है वो है कि बोकारो स्टील संयंत्र से किस वर्ष उत्पादन का कार्य शुरू हुआ। जिस तरीके से टाटा स्टील की स्थापना 1907 में हुई, उत्पादन 1911 में शुरू हुआ, उसी तरीके से बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना हुई 1964 ईस्वी में, लेकिन यहाँ पर उत्पादन शुरू हुआ था 1974 ईस्वी में, 1974 में। अगला प्रश्न है कि बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। तो रूस के सहयोग से बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि बोकारो स्टील संयंत्र जो है उसको चूना पत्थर की आपूर्ति किस राज्य से होती है? तो इसको चूना पत्थर की जो आपूर्ति है वो मध्य प्रदेश से होती है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला तांबा उद्योग जो है वो किस स्थान पे स्थापित किया गया? तो भारत का पहला तांबा उद्योग जो है वो स्थापित किया गया था कहाँ पर? तो ये घाटशिला में। घाटशिला कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम में। यहाँ मैं आपको मैप के माध्यम में, कुछ मित्र हैं जो अन्य राज्यों से आते हैं, उनका कहना है कि मैम आप जब बताया कीजिए तो मैप के माध्यम से, तो इस जब से उन्होंने कहा है, और ऐसे भी मैं भी कभी भी झारखंड जी के मैंने पढ़ाया है तो आपको मैप के माध्यम से, देखिए पूर्वी सिंहभूम झारखंड के क्षेत्र में है। समुद्र से इसकी नज़दीकी होने के कारण ये यहाँ चक्रवात प्रभावित ये क्षेत्र है। और आपको लोगों को आपदा प्रबंधन भी पढ़ना है तो पूर्वी सिंहभूम का जो क्षेत्र है वो चक्रवात प्रभावित क्षेत्र होता है। और यहीं पर घाटशिला स्थित है, यहीं जादूगोड़ा भी है। तांबा के खनन के लिए ये प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध ये क्षेत्र है। और यहाँ पर यहीं पर टाटा स्टील कंपनी भी है। ये इधर से ही स्वर्णरेखा नदी भी गुजरती है, उसकी सहायक नदी खरकई नदी है जिसके तट पर यहाँ पे टाटा स्टील कंपनी की स्थापना की गई। अब अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थान पर एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है? तो यह है रांची, रांची के मुरी में। तो रांची के मुरी में एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है। यहाँ से एल्युमिनियम का बॉक्साइट तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है कि जो लोहरदगा है, यहाँ पर लोहरदगा है, तो लोहरदगा में बॉक्साइट जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोहरदगा है, गुमला है, तो यहाँ से बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में तो एल्युमिनियम के लिए मिल जाते हैं, लेकिन कुछ किसी भी उद्योग को चलाने के लिए ना और भी कुछ चीज़ों की आवश्यकता हो, जैसे सस्ते श्रम हो गया, बिजली सही तरीके से उपलब्ध होनी चाहिए, और अन्य भी कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उन सबकी उपलब्धता भी सही होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जिससे कमी रह जाती है, जिस कारण से जो अंतिम उत्पाद है एल्युमिनियम वो नहीं यहाँ से निकल पाता है। एल्यूमिना जो है वो यहाँ से निकलता है और महाराष्ट्र या फिर केरल के अन्य उद्योगों में वो जाता है एल्यूमिना, और वहाँ पर एल्युमिनियम जो है वो अंतिम उत्पाद के रूप में आता है। एल्यूमिना यहाँ बनाया जाता है। तो मूरी में ये मूरी में ये उद्योग स्थापित किया गया है, रांची के मूरी में। जब आप पटना से बाई ट्रेन जब रांची जाते हैं तो रास्ते में रांची पहुंचने के तुरंत पहले एक स्टेशन आता है टाटी सिलवई, उसके पहले स्टेशन आता है मूरी। काफ़ी साफ सुथरा वो स्टेशन है, बहुत सुंदर स्टेशन है मूरी स्टेशन। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो है कि झारखंड के मूरी नामक स्थान पर किस वर्ष एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है? तो ये यहाँ पे जो मूरी में, जो रांची में है, मूरी में जो एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है, तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई है? तो ये स्थापना की गई है 1938 ईस्वी में, 1938 में इसकी स्थापना की गई है। अगला जो प्रश्न है कि भारी इंजीनियरिंग उद्योग संयंत्र, जिसको HEC के नाम से जाना जाता है, झारखंड के किस स्थान पे अवस्थित है? तो भारी इंजीनियरिंग उद्योग संयंत्र जो है वो झारखंड के रांची में स्थित है। रांची राजधानी है झारखंड की, और यहीं पर HEC स्थित है, जहां पर अलग अलग फैक्ट्रियों के लिए, कंपनियों के लिए हैवी टूल्स, मशीन, औजारें, वो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं इसी जगह पर भारी इंजीनियरिंग उद्योग संयंत्र HEC में। अगला प्रश्न है कि किस देश की सहायता से झारखंड में HEC यानी कि भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना की गई? तो दो देश के सहायता से इसकी स्थापना की गई, एक तो चेकोस्लोवाकिया है और दूसरा है रूस। इन दो देशों के सहायता से HEC की स्थापना की गई है रांची में। अगला प्रश्न है कि भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1958 ईस्वी में HEC की स्थापना की गई। तो HEC के बारे में आपने इतनी सारी चीज़ों को जाना। स्थापना कब हुई थी? तो 1958 ईस्वी में HEC की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले उर्वरक कारखाना की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंदरी में। और सिंदरी जो है वो कहाँ पर है? तो यह है धनबाद में। इसमें किस वर्ष की गई थी? यहाँ वर्ष पूछा जा रहा है। तो भारत का पहला उर्वरक का कारखाना सिंदरी जो कि धनबाद में है वहाँ किया गया था, लेकिन किस वर्ष किया गया था? तो ये वर्ष था 1951 ईस्वी का। 1951 में इसकी स्थापना की गई थी धनबाद में। भारत का पहला उर्वरक कारखाना था ये। झारखंड का कौन सा स्थान लाख के निर्यात की दृष्टि से अग्रणी स्थान रखता है? तो ये देखिए
एक जगह यहाँ पे थोड़ा सा दो मत हो जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये झारखंड का कौन सा स्थान यहाँ पे निर्यात की दृष्टि से बोल रहे हैं, तो उत्पादन की नहीं, निर्यात की दृष्टि से अग्रणीय स्थान है टोरी, जो कि लातेहार में है, लेकिन उत्पादन भी होता है कहाँ पर, खूंटी में। खूंटी ला उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र है। और आप सभी जो हैं इस दोनों प्रश्न को किस तरीके से आप अपने तरीके से आप समझ रहे हैं, आपने पढ़ रखा है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके इसको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो मेरे मित्र जहाँ पे कन्फ्यूज़न रहता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि आप सभी जो है काफ़ी परेशान रहते हैं। मेरे वैसे मित्र तो नहीं जो कि जिनकी झारखंड जी के बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ जो नए नए तैयारियों में लगते हैं तो वो अलग अलग किताबों को जब पढ़ते हैं तो अलग अलग मैटर सामने आते हैं, तो आपकी समस्या और बढ़ती जाती है। लेकिन आप सभी को है थोड़ा सा स्किप कीजिएगा, स्टेट की इतनी सारी जानकारी एक साथ आपको मिलती है कहीं पर भी, तो कन्फ्यूज थोड़ा बहुत कहीं कहीं किसी किसी डेटा में थोड़ा इधर उधर तो रहता ही है। और एक बात मैं आपको बता दूं, एकदम जो एक्यूरेट और एकदम सही जो डेटा है, तो बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि सरकार के द्वारा भी उसको अपडेट नहीं किया जाता है, या सरकार के द्वारा भी उसको जानकारी साझा नहीं की रहती है, इस कारण से ये सारे मतलब उधेड़ बुन वाली स्थिति बनी रहती है। लेकिन वो किसी किसी प्रश्न में, सारे प्रश्नों में समस्या नहीं रहती है। अब अगला प्रश्न ये है कि भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में स्थित है, रांची के नामकुम में। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले को देश का अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, तो कोडरमा के बारे में मैंने आपको बताया कि देश के अभ्रक की राजधानी कोडरमा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है, तो जो कुल राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है 33 राष्ट्रीय। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो ये है 3400 किलोमीटर कुल लंबाई है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो NH-33 है झारखंड का सबसे लंबा राजमार्ग। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 33 झारखंड राज्य में कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो यहाँ 6 जिलों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है, तो ये है 1232 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग कितना है, कौन सा है, तो ये है SS-24, सबसे लंबा राजकीय मार्ग है SS-24। नेक्स्ट प्रश्न है कि रांची स्थित हवाई अड्डे का क्या नाम है, रांची में एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, कौन सा है, तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है। झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है तिलैया जल विद्युत परियोजना। झारखंड राज्य में एकलव्य विद्यालय योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था, तो एकलव्य विद्यालय योजना जो है इसका शुभारंभ किया गया था 2006 में। तो इसमें क्या होता है ना कि मतलब गुणवत्तापूर्ण तो शिक्षा देनी ही होती है, यहाँ पे बच्चों को और शिक्षकों को एक साथ मतलब एक ही परिवेश में उन लोगों को रहना होता है और फिर वहाँ शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस तिथि को प्रारंभ किया गया था, तो ये जो दाल भात योजना है 15 अगस्त 2011 में शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री दाल भात योजना, बहुत कम दर पे यहाँ पर भोजन जो है वो उपलब्ध हो जाता है, तो इसका नाम बदल दिया गया है मुख्यमंत्री दाल भात योजना का, और इसका नाम अब हो गया है मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई थी 2015-16 में। और मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का जो मुख्य उद्देश्य रहा वो क्या था, तो ये था अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं का ड्रॉप आउट दर कम करना। यानी कि देखिए जो अनुसूचित जाति की बालिकाएं हैं और अनुसूचित जनजाति की जो बालिकाएं हैं, तो अक्सर ऐसा होता है ना कि वो स्कूल आती हैं पढ़ने के लिए, कुछ वर्ष तो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उनकी कुछ समस्या हो जाती है, वो दूरी होने लगती है स्कूल, या घर के काम अधिक हो जाते हैं, बहुत सारे परेशानियां होती हैं, तो उस स्थिति में वो स्कूल जाना छोड़ देती हैं। तो ये इसको छजन दर या फिर ड्रॉप आउट दर भी कहा जाता है। तो वो स्कूल जाना छोड़ देती हैं, तो वो स्कूल जाना कंटिन्यू करें और अपनी शिक्षा पूरी करें, इस कारण से एक योजना चलाई गई है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना।
अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार के द्वारा 2015-16 में प्रारंभ की गई योजना जिसका नाम है तेजस्विनी, इसके अंतर्गत किस आयु वर्ग की महिलाओं को शामिल किया गया है? तो किस आयु वर्ग की महिलाएं जो हैं वो झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही तेजस्वी योजना का लाभ ले सकती हैं? तो ये है 11 से लेकर के 25 वर्ष की महिलाएं जो है, बालिकाएं जो हैं, वो इसका लाभ ले सकती, 11 से 25 वर्ष। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री लाडली योजना जो है वो किस तिथि को शुरू किया गया था? तो मुख्यमंत्री लाडली योजना जो है वो शुरू किया गया था 15 नवंबर 2011 को। अगला प्रश्न है कि बिहार स्पंज आयरन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? स्पंज आयरन ये संयंत्र स्थित है चांडिल में। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया था? तो झारखंड में जन वन योजना का प्रारंभ किया गया था, जंगल को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए इस योजना को चलाया गया था, मुख्यमंत्री जन वन योजना। अब कुछ प्रश्न हैं जो मैं कल आपको कराऊंगी, तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। अब पता नहीं क्यों मुझे थकान लग रहा है, तो कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको, और कल हम लोग योजना के सारे क्लासेस करेंगे। और भी बहुत सारी कुछ और फैक्ट बचे हुए जो मैं कराने के बाद फिर मैं आपको जो डॉक्टर मनीष रंजन जी की जो किताब है उसके वन लाइनर्स जी के भी मैं कराऊंगी, और जो टेस्ट सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर रही हूँ उसके भी कुछ क्वेश्चन आंसर को मैं इस प्रैक्टिस सेट में शामिल करने वाली हूँ। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।